जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संप्रेषण जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? संप्रेषण, जिसको दोस्तों इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसके साथ ही साथ हम संप्रेषण प्रतिमान को भी जानेंगे और संप्रेषण प्रतिमान की जो अलग अलग शिक्षाविदों या फिर वैज्ञानिकों द्वारा, विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं संप्रेषण प्रतिमान को, जो बताया गया है, जैसे कि अरस्तु ने संप्रेषण प्रतिमान को क्या बताया है, लास बेल ने क्या बताया है, बेलरो ने क्या बताया है, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर हो जाएगा, जिससे कि आप परीक्षा में उसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, संप्रेषण का पहले अर्थ हम जानते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, संप्रेषण जो है यह लैटिन भाषा के कम्युनी शब्द से बना है। किससे बना है? कम्युनिस्ट शब्द से बना है। और संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरित शब्द है। कम्युनिस्ट शब्द का तात्पर्य कॉमन या सामान्य होता है। संप्रेषण शब्द के अंतर्गत प्रेषण क्रिया प्रभावी होती है। कौन सी क्रिया प्रभावी होती है? तो प्रेषण क्रिया प्रभावी होती है, जिसका अर्थ होता है किसी विचार, संदेश अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। संप्रेषण व्यापक संप्रत्यय है, जिसके अंतर्गत सूचना, विचार या संदेश भेजने का कार्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय होता है। दोस्तों, संप्रेषण में दो लोग प्रमुख होते हैं। एक होता है प्रेषक, जिसे कि सेंडर कहते हैं, और एक होता है श्रोता, जिसे कि या फिर रिसीवर होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है। दोस्तों, संप्रेषण की प्रक्रिया में भाव तथा विचारों का एक पक्षीय स्थानांतरण न होकर पारस्परिक रूप से आदान प्रदान होता है। दोस्तों, जैसे आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, आप अपनी बातें उन्हें बताते हैं, उनकी बातें खुद सुनते हैं, तो एक प्रेषण का माध्यम, एक संप्रेषण का माध्यम होता है। तो अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि संप्रेषण प्रेषण करने की अथवा या फिर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरे की बात सुनने की, विचार विनिमय करने की, मतलब विचारों का आदान प्रदान करने का, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं, विचारों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में हम दोनों चीज का यूज कर सकते हैं। एक शाब्दिक का भी कर सकते हैं और अशाब्दिक का भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक हम परिभाषा जान लेते हैं एडगर डेल के अनुसार। दोस्तों, एडगर डेल संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि संप्रेषण जो होता है विचार विनिमय की मनोदशा है। संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा है, जिसमें विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने एवं समझने की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि संप्रेषण प्रतिमान। संप्रेषण प्रतिमान, दोस्तों, संप्रेषण प्रतिमान को इंग्लिश में कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मॉडल, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है कम्युनिकेशन और दूसरा होता है मॉडल। दोस्तों, सामान्यतः प्रतिमान शब्द का प्रयोग दो प्रकार से होता है, किसी आदर्श के रूप में और किसी बड़ी वस्तु के आकार के रूप में। ठीक है, किसी बड़ी वस्तु के छोटे आकार के रूप में, मतलब कहने का मतलब कोई बड़ी वस्तु है, उसको छोटे आकार के रूप में जो परिवर्तित किया जाए, उसी को संप्रेषण किया कहा जाता है। किसी आदर्श को सामने लाने के लिए प्रतिमानों का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे व्यक्ति या विद्यार्थी उन आदर्शों का अनुकरण करके उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। जैसे कहने का मतलब होता है दोस्तों कि हम किसी बच्चे में नैतिक गुण लाना चाहते हैं, तो हम उनसे क्या करेंगे, किन्हीं का एग्जाम्पल समझाएंगे। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जो भी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके बारे में हम समझाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि बच्चा जो आत्मसात करता है। इसी प्रकार किसी वस्तु के छोटे आकार को प्रतिमान के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इंजीनियरों की किसी डैम या बांध की रूपरेखा तैयार करनी हो, तो वे पहले उस बांध का प्रतिमान अथवा छोटे आकार के रूप में बनाकर पहले उसकी कार्य प्रणाली देखेंगे या फिर उसका बड़ा रूप देखेंगे। पहले क्या करेंगे, एक छोटी आकार के रूप में उसको बना करके चेक करेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे संभव है, क्या नहीं है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, फिर उसका वो एक बड़ा रूप देते हैं। तो संप्रेषण प्रतिमानों का मुख्य कार्य संप्रेषण की जटिल गतिशीलता को सरल बनाना है, जिससे संप्रेषण प्रक्रिया में सक्रिय तत्वों को अच्छी तरह से समझा जा सके।
संप्रेषण प्रतिमानों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। संप्रेषण प्रतिमानों के विचार क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का अर्थ एवं लक्ष्य एक ही होता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो मतलब हो सकता है कि आप उसको मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, या फिर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर आप बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, आपको फार्मूले, आपको तरीके कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन आपका मेन एम ये होता है कि हम अपना जो है कहीं से भी जानकारी प्राप्त करके अपने एग्जाम में बेस्ट करें। ठीक है, उसका एक ही लक्ष्य होता है। तो संप्रेषण में प्रभावशीलता लाना, यही एक लक्ष्य होता है। तो अन्य प्रतिमानों की भांति संप्रेषण प्रतिमान भी निर्माणकर्ताओं के उद्देश्य एवं विचारों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसके लिए किसी नियम की स्थापना जटिल है। दोस्तों, संप्रेषण जो बनाया गया इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया, इसकी स्थापना करना, इसके नियम की स्थापना करना क्या है, बहुत कठिन कार्य है। जब भी कोई संदेश किसी भी माध्यम द्वारा कहीं भी प्रेषित करना होता है तो संप्रेषक को स्वयं प्रेषण के रास्ते, भाग्य, खतरे, सुविधाएं, प्रभाव व प्रामाणिकता की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद संप्रेषक अन्य संदेश के लिए भी वही मार्ग चयनित करता है। यदि इस कार्य में सफलता मिलती है तो उसी मार्ग का चयन अन्य संदेशों के लिए भी करता है। कहने का मतलब दोस्तों कि संप्रेषण के थ्रू यदि किसी बालक में, यदि किसी भी व्यक्ति में, जैसे कि क्या करते हैं टीचर होते हैं, वो समझाने के लिए अपने तरीकों का, अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि मैंने इस तरीके से किया, मैंने इस तरीके से किया। तो जब क्या होता है कि उसमें दिखता है कि टीचर ऐसा करने से सफल हुए हैं, तो हम उनको क्या करने लगते हैं, उसको धारण करने लगते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, संप्रेषण प्रतिमानों का प्रकार। दोस्तों, संप्रेषण प्रतिमानों के क्या प्रकार हैं? तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। वैसे तो दोस्तों कम्युनिकेशन मॉडल कई लोग दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है वो 3 है। वो कौन कौन से हैं? अरस्तु हैं, लास-बेल है और बेरलो है। कौन है? अरस्तु का संप्रेषण प्रतिमान, लास-बेल का संप्रेषण प्रतिमान और बेरलो का संप्रेषण प्रतिमान। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि अरस्तु ने अपने संप्रेषण प्रतिमान में क्या बताया है। अरस्तु के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया में किसी एक वक्ता का होना अनिवार्य होता है जो श्रोताओं के सम्मुख रखने योग्य विचारों की रचना करता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक के विद्वान अरस्तु के इस विचार को स्वीकारते रहे। दोस्तों, इस समय कौन सी शताब्दी चल रही थी? 21वीं शताब्दी चल रही। तो अभी हम इनको पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी अपना रहे हैं। दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया में किसी एक वक्ता का होना अनिवार्य है। यदि दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया में कोई वक्ता होगा ही नहीं तो उसे सुनेगा कौन, बोलेगा कौन? श्रोता, मतलब कि टीचर क्लास में आए ही ना तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो कोई बात तो करने के लिए, कोई बताने के लिए तो नहीं होना चाहिए। तो एक वक्ता का होना अनिवार्य होता है जो श्रोताओं के सम्मुख रखने योग्य विचारों की रचना करता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक के विद्वान अरस्तु के इस विचार को स्वीकारते रहे हैं। अरस्तु संप्रेषण प्रतिमान में एक छोर पर किसको रखे हैं? वक्ता को रखे हैं, और दूसरी छोर पर श्रवणकर्ता को। मतलब एक किनारे पर वक्ता को, दूसरे किनारे पर किसको रखे हैं? श्रोता को रखे हैं। और संप्रेषण में केंद्रीय भूमिका के लिए उपयुक्त तर्कों से पूर्ण वक्ता को चुना गया। जैसे कि दोस्तों क्या होता है, एक वक्ता होगा, वो क्या करेगा? अपने माइंड में तर्क लाएगा, विचार करेगा, फिर वक्तव्य उसको बोलेगा, प्रेजेंट करेगा, और एक हो जाएगा श्रोता। तो दोस्तों, वक्ता, तर्क, वक्तव्य, श्रोता, इसी पर जो अरस्तु हैं इनका प्रतिमान आधारित है। अरस्तु के इस नियम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित रूप में परिलक्षित होती है कि संप्रेषण प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वक्ता से होता है। और वक्ता अपनी भावनाएं एवं दृष्टिकोण होते हैं। वक्ता की अपनी भावनाएं एवं दृष्टिकोण होती है। वक्ता अपने भावनाओं एवं दृष्टिकोण को दूसरे के साथ बांटना चाहता है। उचित संप्रेषण के लिए वक्ता अपने दृष्टिकोणों एवं विचारों को उचित प्रकार से व्यवस्थित अपने भावनाओं को प्रकट करता है। उपरोक्त व्यवस्थीकरण को अरस्तु ने तर्क कहा है। ये जो व्यवस्थीकरण होगा इसी को अरस्तु ने क्या कहा है? तर्क कहा है, जिसे आर्गुमेंट कहते हैं। तर्कपूर्णता संप्रेषण को स्पष्ट एवं शक्तिशाली बनाती है। तर्कपूर्णता संप्रेषण को कैसा बनाता है? तो यह स्पष्ट एवं शक्तिशाली बनाता है। इन्होंने इस प्रतिमान में वक्ता को सशक्त माना है
वक्ता को क्या माना है, सशक्त माना है तथा श्रोता को निष्क्रिय माना है। जैसे दोस्तों आप लोग शिक्षण के स्तर पढ़ते हैं तो शिक्षण के स्तर में जो स्मृति स्तर होता है उसमें क्या होता है कि शिक्षक ही मुख्य होता है और जो आपका स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, वो एकदम निष्क्रिय होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संप्रेषण को एक तरफा माना है अर्थात वक्ता से श्रोता की तरफ। अरस्तु ने संप्रेषण को कैसा माना है, एक तरफा माना है। इन्होंने माना है कि वक्ता से श्रोता की ओर जो हो वही क्या है, संप्रेषण है। अब हम दोस्तों आगे का मॉडल पढ़ते हैं, लास बेल का प्रतिमान। दोस्तों लास बेल प्रतिमान को मौखिक मॉडल भी कहते हैं। कौन सी मॉडल कहते हैं, मौखिक मॉडल भी कहते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड लासबेल ने प्रस्तुत किया। ठीक है, और इस मॉडल के प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से हैं, तो संप्रेषणकर्ता, संदेश, संप्रेषण का माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता पर प्रभाव। कहने का मतलब दोस्तों एक सेंडर होना चाहिए, एक संप्रेषणकर्ता होना चाहिए। वो किस मैसेज को आपको पहुंचाना चाहता है और किस माध्यम से पहुंचाना चाहता है। ठीक है, किस माध्यम से, फिर संदेश जो प्राप्त करेगा उसको प्राप्त होगा, जिस भी माध्यम प्राप्त होगा, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये मायने रखता है। इनके कहने का मतलब है जैसे कि क्लास में टीचर आए, ठीक है, टीचर आए किसी टॉपिक को पढ़ाएं, टीचर आए किसी टॉपिक को पढ़ाएं। मान लीजिए कि ऑनलाइन, जैसे कि इस समय क्या हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस ही चल रही ज़्यादातर, अभी तक लॉकडाउन चल रहा था तो काफ़ी तरह ऑफलाइन क्लासेस। तो टीचर आए अपनी एक टॉपिक लेके आए, ठीक है, टीचर वहाँ पे सेंडर हो जाएंगे और उनका टॉपिक क्या हो जाएगा, संदेश हो जाएगा। संप्रेषण का माध्यम उनका हो गया जैसे मोबाइल, कोई मोबाइल पे पढ़ेगा, कोई कंप्यूटर पे, कोई टैबलेट पे, कोई लैपटॉप पे, तो ये उनका माध्यम हो जाएगा। और संदेश प्राप्त करता जैसे बच्चा हो गया, ठीक है, जो बच्चा पढ़ रहा है, और उस पर जब वो प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को ये संप्रेषण प्रतिमान सफल मानते हैं। कौन, तो लास बेल। दोस्तों लास बेल का संप्रेषण प्रतिमान संप्रेषणकर्ता, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण का माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता और प्रभाव पर निर्भर होता है। इस प्रतिमान में संप्रेषणकर्ता, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता तथा संदेश प्राप्तकर्ता पर प्रभाव आदि तत्व सम्मिलित होते हैं तथा ये सभी तत्व संप्रेषण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तभी संप्रेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। इस मॉडल में संप्रेषण प्रक्रिया संपन्न होती, इस मॉडल में संप्रेषक की ही प्रभावशाली शैली को महत्व दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह असंभव सी बात लगती है। व्यवहारिक रूप से कैसा लग रहा है, असंभव सा लग रहा है कि ऐसा हो पाना असंभव है। तो इस प्रकार जो यह प्रभाव आधारित प्रतिमान है व्यवहारिक नहीं है। यह कैसा आधारित प्रतिमान है, तो प्रभाव आधारित प्रतिमान है, व्यवहारिक नहीं है। किसका, तो लास बेल का। दोस्तों हम इसमें जो पहली लाइन भी लिख सकते हैं कि लास बेल का जो संप्रेषण प्रतिमान है वो प्रभाव पर आधारित प्रतिमान है, व्यवहारिक नहीं है। अब हम दोस्तों देखते हैं तीसरा, और जो कि एक महत्वपूर्ण है, बेरलो का प्रतिमान। बेरलो ने अपना यह प्रतिमान 1980 में प्रस्तुत किया। इस मॉडल को प्रभावशाली संदेश केंद्रित प्रतिमान माना गया है। कैसा माना गया, तो प्रभावशाली संदेश केंद्रित प्रतिमान माना गया है। इस प्रतिमान के मुख्य तत्व निम्नलिखित है, जैसे कि दोस्तों स्रोत, क्या हो गया, स्रोत। दोस्तों स्रोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। तो किसी भी संदेश का स्रोत कोई भी हो सकता है, किसी भी संदेश का जो स्रोत हो सकता है तो कोई भी हो सकता है, जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं। इस प्रतिमान के स्रोत प्रकृतियां कैसी होती हैं, तो लचीली प्रकृति की होती हैं। संदेश होना चाहिए, तो इस प्रतिमान को संदेश केंद्रित माना गया है। किसी भी प्रभावी संदेश में उसकी विषय वस्तु, संरचना, तत्व आदि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक माध्यम होना चाहिए, तो माध्यम जैसे दोस्तों इस प्रक्रिया में भी संप्रेषण प्रक्रिया के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि सुनना, देखना, स्पर्श करना, चखना, सूंघना, जो कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। डिकोडिंग, दोस्तों प्रत्येक संदेश का जो अर्थ निकाला जाता है उसे डिकोडिंग कहा जाता है। जैसे कि किसी ने गर्दन हिला दिया, अब पता नहीं किस बात के लिए हिला रहे हैं, तो जैसा माहौल रहता है उस तरीके का हम समझ सकते हैं कि इनके कहने का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। या फिर मना करने के लिए मतलब हाथों द्वारा स्पर्श करके
या फिर टच करा करके महसूस करा देते हैं। जैसे कि जो क्या होता है, हमने अभी बताया था कि संप्रेषण की क्रिया शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होती है। तो किसी तरीके से क्या कर सकते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करें और उसका जो अर्थ निकलेगा उसी को क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे। प्राप्तकर्ता, इस प्रतिमान में प्राप्तकर्ता का बहुत महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो यदि प्राप्तकर्ता ही नहीं रहेगा तो इस मतलब कि संप्रेषण प्रतिमान विफल माना जाएगा। प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर ही कोई संदेश संप्रेषित किया जाता है और किसी माध्यम द्वारा प्राप्त करके प्राप्तकर्ता उसे डिकोड करता है तथा उस संदेश को समझने योग्य बनाने का प्रयास करता है। अब दोस्तों बेरलो का संप्रेषण एवं प्रतिमान कैसा है, तो दोस्तों स्रोत के आगे क्या होगा, संदेश के आगे माध्यम के आगे डिकोडिंग के आगे प्राप्तकर्ता। दोस्तों इनके कहने मतलब कि संप्रेषण प्रक्रिया में कोई स्रोत होना चाहिए, उसके माध्यम से जो संदेश पहुंचाए। ठीक है, माध्यम किस तरीके का होना, छूना, स्पर्श करना, सूंघना। ठीक है, डिकोड उसको क्या समझना, जैसे कि किसी के सामने आँख पे पट्टी बांध दिया जाए। ठीक है, आँख पे पट्टी बांधने के बाद उसे क्या किया जाए, गुलाब का फूल सूंघा दिया जाए और गुलाब के फूल को सूंघने के बाद उसे समझ जाएगा, उसे डिकोड कर लेगा कि ये बस करिए गुलाब का फूल ही है, और फिर प्राप्तकर्ता मतलब जो रिसीवर होगा। दोस्तों तो एक बार इनको हम शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि अरस्तु में कौन होते हैं, अरस्तु में जो होता है श्रोता क्या होता है, वो गौड़ होता है, मतलब उसकी कोई भूमिका नहीं होती है और वक्ता की प्रमुख भूमिका होती है। और जो थे लास्ट बेल 5 चीज़ों में माने थे, संप्रेषण करता, संप्रेषण सामग्री होनी चाहिए, संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए, संदेश प्राप्त करना होता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो होना चाहिए। ठीक है, और बेरलो क्या कहते हैं, तो बेरलो का क्या है कि पहली बात तो स्रोत होना चाहिए, संदेश, माध्यम, डिकोडिंग, फिर प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने अच्छा प्रयास किया है अपनी तरफ से, यदि कोई कमी रहती तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, एक बार मेरा सपोर्ट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।